स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज संविधान के अंतर्गत एक और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पर बात किया जाए। पिछले लेक्चर में हमने मूल अधिकार को बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ा, उस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। उसी के आगे का जो टॉपिक है, यहां से भी बड़े एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से, लेकिन बड़े एग्जाम में भी इस टॉपिक से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाते हैं। फैक्चुअल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन अच्छे सैद्धांतिक प्रश्नों पर यहां से चर्चा की गई है। बहुत सारे आयोगों में, जो अच्छे आयोगों में जिनकी गिनती होती है, वो चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, या अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं, उनमें यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो आज का जो टॉपिक क्या होगा, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलचाल की भाषा में डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चर्चा की शुरुआत की जाए और देखा जाए कि आखिर इनको कहां शामिल किया गया है, क्या होते हैं। तो यदि हम बात करें कि ये नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी हम बोल देते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तो बड़ा लंबा नाम हो जाता है। तो ये होते क्या हैं? तो यदि इस पर एक लाइन में आप बात कर लीजिए कि ये हैं क्या, तो आप कह सकते हैं कि ये जो राज्य हैं, राज्य के ये कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, राज्य के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं कर्तव्यों को हम नीति निर्देशक तत्व के रूप में पढ़ते हैं। वो कर्तव्य क्या होंगे, क्या राज्य इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य है, और यदि वो नहीं पूरा कर पाता तो क्या मूल अधिकार के तहत या मूल अधिकार के जैसे हम न्यायालय में जा सकते हैं, और न्यायालय क्या इन कर्तव्यों को लागू करवा सकता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक लाइन में आप यह समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी होते क्या हैं? राज्य के कर्तव्य होते हैं, राज्य के कर्तव्य होते हैं। अब राज्य का यहां क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। राज्य का यहां क्या मतलब है, हम आगे बात करेंगे कि राज्य में फिर वही बात आ जाती है कि वर्तमान में जो 28 राज्य हमारे भारत में हैं, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका मतलब ही राज्य है, या मूल अधिकार के अंतर्गत जो राज्य को अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है, क्या उसका मतलब राज्य से लिया गया है। तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है, राज्य का कर्तव्य है। थोड़ा सा आगे यदि हम बात कर लें, तो अब इन निर्देशक तत्वों को कहां संविधान में शामिल किया गया है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। छोटे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आए भी हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में कहां जगह दी गई है, संविधान में स्थान कहां दिया गया है, और क्या ये संविधान के प्रारंभ से ही संविधान में शामिल थे? तो हाँ, ये संविधान के प्रारंभ से ही संविधान में शामिल थे। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय ये नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में थे। तो संविधान का जो भाग 4 है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ इसको ध्यान रखिएगा।
संविधान का भाग 4 और भाग 4 में जो है संविधान के भाग 4 और भाग 4 के अनुच्छेद संख्या 36 से 51, 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में इन अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, 36 से 51 तक। और इसी अनुच्छेदों में निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये जितने सारे 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद हैं, उसी में इन सारे निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। कहां से लिया गया है, स्रोत के बारे में बात कर ले कि नीति निदेशक तत्वों का स्रोत क्या है। तो यदि हम इस पर बात कर ले तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो आयरलैंड का संविधान है वहां से नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। एक चीज और आप जान लीजिए कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड और भारत के संविधान के अलावा और किसी विश्व के किसी भी देश के संविधान में ये शामिल नहीं है और ना इसका कहीं वर्णन मिलता ही है। तो ये फैक्ट की चीजें हैं। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और स्रोत के रूप में ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब यदि एक एक फैक्ट की हम बात कर लें कि आखिर है क्या, तो विशेषता को पढ़ने से पहले चलिए विशेषता पहले पढ़ लिया जाए, तब एक एक अनुच्छेदों का हम वर्णन करते हैं। ये देखिए, ये जो विशेषता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो विशेषता लिखी है एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। ये सैद्धांतिक चीजें हैं, ये जो है ये सैद्धांतिक चीजें हैं, सैद्धांतिक पक्ष है इसका, ये ध्यान रखिएगा। और जो बड़े एग्जाम का जो क्वेश्चन है आप हम यहां लिख दे रहे हैं, बड़े परीक्षा के प्रश्न आपसे यहीं से सब पूछे जाते हैं। रटने वाले ये नहीं है, ये फैक्ट की चीजें नहीं है, ये सिद्धांत की चीजें हैं। तो बड़े परीक्षा के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए उसी को विशेषता में हम शामिल कर लेते हैं। तो क्या विशेषता है डीपीएसपी की, समझिएगा। तो डीपीएसपी क्या है, भारत सरकार अधिनियम जब 1935 पारित हुआ था अंग्रेजों के समय में, और उसका 70 से 74% हिस्सा भारतीय संविधान का आधार बना, तो उसमें बहुत सारे अनुदेशों का उल्लेख किया गया था। उस अधिनियम में बहुत सारे अनुदेशों का उल्लेख किया गया था। तो उसी अनुदेशों के समान हमारी ये डीपीएसपी है। जो निदेशक तत्व हैं 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान हैं। ये आपको ध्यान रखना, पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता आप देख लीजिए, डीपीएसपी राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं। राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं। अब नैतिकता का मतलब समझ रहे हैं कि कैसे राज्य अपने नागरिकों के लिए असमानता को दूर करेगा, समान अवसर उपलब्ध कराएगा, रोजगार उपलब्ध कराएगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगा। वो उसके एक नैतिक कर्तव्य हैं। तो वो नैतिक सूत्र कहां से उपलब्ध होता है, वो डीपीएसपी से सामने आता है। ये इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य ये जो जितने भी लाइन आप देख रहे हैं यहां लिखा गया है, ये किसी ना किसी, वो चाहे स्टेट कमीशन हो या सेंट्रल कमीशन हो, मतलब चाहे यूपीएससी हो या स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ष इन लाइनों से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए हैं। आप चाहें तो पीवाईक्यू आप उठा करके देख लीजिए, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देख लीजिए, ये लाइन जरूर वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो तीसरा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये तीसरा है उद्देश्य। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, ये ध्यान दीजिएगा, डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, राज्य में ये दो चीज ध्यान रखना है, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये अक्सर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डीपीएसपी का जो निदेशक तत्व का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो जो नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है वो राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, या सामाजिक और आर्थिक गणराज्य की स्थापना करना है, लोकतंत्र की स्थापना करना है। अच्छा, अब एक चीज और, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, यह पूछ लिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र शब्द का उल्लेख निम्न में कहां किया गया है।
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का उल्लेख निम्न में कहां किया गया है? तो जैसे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिया भाग 4, भाग 3, निदेशक तत्व। तो ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र शब्द का जो उल्लेख है वो निदेशक तत्व में है और यही निदेशक तत्व का उद्देश्य है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। चलिए आगे और क्या इसकी विशेषता हो सकती है? आगे इसकी विशेषता क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है, चूंकि 36 से 51 में इसको शामिल किया गया है तो 36 के अभी बारे में बात कर रहे हैं। 37 क्या कह रहा है कि 37 में कहा गया है कि देखिए डीपीएसपी को जो निदेशक तत्व है न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। अर्थात जैसे मूल अधिकार को हमने पढ़ा तो मूल अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, न्यायालय द्वारा उसको लागू करवाया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी पर ऐसा नहीं है। डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द अक्षरशः पूछ लिया जाता है कि क्या डीपीएसपी वाद योग्य है? तो डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके लिए न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये अगली विशेषता। और देखिए डीपीएसपी संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, रखा गया है। डीपीएसपी जो है वो संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसको शामिल किया गया है। मार्गदर्शक सिद्धांत का क्या मतलब हो सकता है भाई? मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसको शामिल किया गया है, मतलब डीपीएसपी राज्य को एक दिशा निर्देश दे रहा है। कहने का मतलब राज्य इसको कब लागू करेगा, किन परिस्थितियों में लागू करेगा, यह उसके ऊपर निर्भर करता है, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये इसको कहा गया है ये एक मार्गदर्शक है। कैसे लागू करेगा, कब लागू करेगा, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो ये इसकी विशेषता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा आगे और बात कर ले। देखिए क्या कहा है, अब थोड़ा सा मूल अधिकार भी हमने पढ़ लिया, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो मूल अधिकार और निदेशक तत्व में पहले अंतर समझ लेते हैं, तब आते हैं निदेशक तत्वों में। तो मूल अधिकार को हमने डिटेल में पढ़ा। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जबकि अभी हमने विशेषता में पढ़ा कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, चूंकि वहां हमने पढ़ा है राज्य को मनमाना करने से रोकता है, जबकि यहाँ डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है, राज्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? मूल अधिकार का उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। अंतर समझिएगा, मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है, जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। यह महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है ना? तो ये इसमें अंतर हो गया। और क्या हो सकता है? मूल अधिकार पूर्ण नहीं है। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है इसका क्या मतलब? समय समय पर राज्य द्वारा इस पर निर्बंधन आरोपित हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के, सदाचार को लेकर के, धर्म की बात को लेकर के, इन सब के आधारों पर राज्य के द्वारा इस पर निर्बंधन हो सकता है। आपातकाल में ये निलंबित भी हो सकते हैं, इसलिए ये पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। जबकि डीपीएसपी पूर्ण है, इसको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इस पर निर्बंधन आरोपित नहीं किया जा सकता है। मतलब आपातकाल भी होने पर यह हमेशा चलता रहेगा डीपीएसपी, इस पर कोई भी रोक नहीं हो सकती है। तो यह कुछ अंतर है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं यहां से भी। ठीक है ना? चलिए अब आ जाते हैं हम निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। जो हमारे पास अनुच्छेद 36 से 51 के बीच निदेशक तत्व लिखे गए हैं, 36 से 51 के बीच जितने भी निदेशक तत्व हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत करके हम पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहले जो है वो आर्थिक न्याय संबंधी निदेशक तत्व हैं, जो राज्य के द्वारा आर्थिक न्याय को उपलब्ध कराने की बात की जाएगी। दूसरा, राज्य के द्वारा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा
देने का प्रयास किया जाएगा, उससे संबंधित निदेशक तत्व हैं। और तीसरा सामाजिक कल्याण से संबंधित निदेशक तत्व हैं, अर्थात राज्य के द्वारा समाज में या समाज के कल्याण की बात की जाएगी, वो तीसरा समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व हैं। तो ये जितने भी अनुच्छेदों में निदेशक तत्व हैं उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और इसी वर्गीकरण के आधार पर हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए कहा एक एक करके पढ़ते हैं। आर्थिक न्याय संबंधी निदेशक तत्व क्या है। अच्छा पहले इसको समझ लीजिए कि राज्य की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो देखिए अनुच्छेद जो आपका 36 है इसमें राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, इसको जान लीजिए। और 37 क्या है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए, वाद योग्य नहीं है। अब देखो 36 में राज्य की परिभाषा है, तो क्या है राज्य की परिभाषा, तो इसमें कहा गया है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ लिया गया है। अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य को डिफाइन किया गया है कि इसमें क्या क्या आएगा, इसमें संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल, ठीक है ना, जिसमें उसके बाद में स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानीय प्राधिकारी, बोर्ड, कमीशन, जो भी कुछ 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य का अर्थ लिया गया है, वही कहा गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा होगी। तो इसका मतलब राज्य में वो चीजें शामिल है जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी वाद योग है नहीं, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो आर्थिक जो पहला आपका 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, तो पहला जो आर्थिक न्याय संबंधी निदेशक तत्व हैं वो 38 और 39 में शामिल किया गया है, जो आर्थिक सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था की बात करते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हम चर्चा कर रहे हैं बस। अब देखो जो पूछे गए हैं, अनुच्छेद 39 का क्या कह रहा है भाई, 39 का या 39 फर्स्ट 39 ए जो भी कह लीजिए, क्या कह रहा है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अर्थात ये राज्य का कर्तव्य है कि वो स्त्री और पुरुष को जीविका के समान रूप से, के कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, ये राज्य का कर्तव्य है। अब यदि नहीं उपलब्ध करा पा रहा है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि पहले ही कह दिया गया ये वाद योग्य नहीं है। और ये मार्गदर्शक सिद्धांत है, कब लागू करेगा, कैसे लागू करेगा, ये राज्य पर निर्भर है। लेकिन कहा गया है कि साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया करेगा, 39 का में है। 39 घ के अंतर्गत क्या है, घ देखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अर्थात स्त्री अथवा पुरुष दोनों के लिए यदि एक ही कार्य में दोनों संलग्न हैं तो दोनों के लिए समान वेतन होगा। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि शारीरिक या कार्य क्षमता के अनुसार स्त्री कम कार्यदक्ष है, पुरुष ज्यादा कार्यदक्ष है, पुरुष कम कार्यदक्ष है, स्त्री ज्यादा कार्यदक्ष है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य उपलब्ध कराएगा, चाहे वो स्त्री उस कार्य में संलग्न हो चाहे पुरुष। ये दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं, अनुच्छेद पूछा गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे क्या है, थोड़ा सा पर बात कर ले। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 38 तथा 39 में विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं तो पता लगे कि अभी आ जाए एग्जाम में तो ये छूट जाए कि विधि शास्त्र के वितरण न्याय का सिद्धांत कहां निहित है, तो अनुच्छेद 38 तथा 39 में निहित है। तो ये आपका पहला था आर्थिक सुरक्षा और न्याय संबंधी निदेशक तत्व। अब जो दूसरा निदेशक तत्व है वो है सामाजिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व।
तो सामाजिक सुरक्षा में क्या है, उसके तहत जो अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है कि सभी लोगों को, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अनुकूल और मानवोचित दशाओं में कार्य कराया जाएगा। उनको अनुकूल और मानवोचित, जो मानव के लिए उचित है, ऐसी दशाओं में ही कार्य कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां विपरीत होने पर बावजूद भी वो कार्य कर रहे हैं जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन पर भी बन आ रही है, तो ऐसा नहीं है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि यदि वह महिला या पुरुष है तो उससे तभी काम लिया जाएगा जब उनके लिए अनुकूल दशाएं हों, मानवोचित दशाएं हों। साथ साथ में इसी में स्त्रियों को प्रसूति सहायता प्राप्त करने का उपबंध किया गया है। अर्थात ये राज्य का कर्तव्य है कि यदि गर्भाधारण की स्थिति में स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध करावे। ये अनुच्छेद 42 कह रहा है। 45 क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अच्छा, पहले क्या था? पहले इस 45 में क्या था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पहले ये चीज शामिल था, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, पहले ये चीज शामिल था। ठीक है ना, पहले ये प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो जब शिक्षा को 21A के तहत जब मूल अधिकार बनाया गया तो ये चीज यहां से हटा दी गई, ये चीजें यहां से हटा दी गई। तो अब इसको जब यहां से हटा दिया गया तो ये खाली हो गया। तो उसमें अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्थान पर क्या चीजें शामिल कर ली गई? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल करना, उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, अब ये राज्य का कर्तव्य हो गया अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है ना, ये सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व हैं। आगे और क्या है भाई? 47 के तहत क्या कहा गया है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो मादक द्रव्य हैं और अन्य ऐसे पदार्थ हैं, उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। ये राज्य का कर्तव्य है। अर्थात उसके लिए समय समय पर राज्य कानून बना सकता है। ऐसे मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो स्वास्थ्य या लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, ये 47 में कहा गया है। और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का में कहा गया है। जो 39 का में आपने समान कार्य का समान वेतन इत्यादि पढ़ा है, तो उसी के अंतर्गत निःशुल्क एवं विधिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है। आई चीजें समझ में? तो ये आपका हो गया सामाजिक सुरक्षा संबंधी डीपीएसपी। आइए तीसरे की पर बात कर ले, समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व। हर उन्हीं, देखो इस लेक्चर में उन्हीं अनुच्छेदों को हमने शामिल किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे गए हैं। चलिए, समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व क्या है भाई? इसमें ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया है कि राज्य पंचायतों के गठन का कदम उठाएगा, पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। पंचायतों के गठन का कर्तव्य राज्य को दे दिया गया है। और इसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, ये कार्य कैसे होगा? इसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, और जिसमें भाग संविधान में क्या जोड़ा गया? भाग 9 का जोड़ा गया, और अनुसूची क्या जोड़ी गई? अनुसूची 11 और 12 जोड़ी गई, जिसमें क्या चीजें शामिल किया गया? पंचायतों के को एक
क्या कह सकते हैं, संवैधानिक पंचायतों के लिए संवैधानिक उपबंध इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो ये चीजें 40 में कहा गया है, ये 92 है, 93 नहीं है। ठीक है ना। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के गठन का ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। तो 40वें पंचायतों के गठन के लिए राज्य का कर्तव्य है। ठीक है ना। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है कि राज्य इसके लिए प्रयास करेगा, अर्थात एक राज्य एक कानून की बात करता है। ये राज्यों का कर्तव्य निर्धारित है कि वो अपने राज्य में, या ये राज्य यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी की बात करेगा, एक देश एक कानून की बात करेगा। 44। उसके बाद में 48 का क्या कह रहा है, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन की बात करेगा कौन, राज्य, तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। 48 का ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि देश के पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास राज्य का कर्तव्य होगा। ये किस अनुच्छेद में शामिल है, अनुच्छेद 48 का में शामिल है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। उसके बाद में आगे क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 49 क्या कहा है भाई, अनुच्छेद 49 में कहा है कि ये राज्य का ये भी कर्तव्य होगा कि यदि कोई स्मारक है, कोई कलात्मक स्थिति है, कोई ऐतिहासिक स्थल है, जो रुचि के स्थान है, और जिन्हें संसद ने, भारतीय संविधान क्या कह सकते हैं, संसद ने जिन्हें ऐतिहासिक महत्व का घोषित कर रखा है, जिन्हें संसद ने ऐतिहासिक महत्व का घोषित कर रखा है, ऐसे स्मारक, कलात्मक स्थान और ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की सुरक्षा का दायित्व किस पर होगा, राज्य पर होगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी एग्जाम में आ चुका है। और जो अंतिम अनुच्छेद 51 में शामिल है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि राज्य क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विदेश नीति के संबंध में प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा विदेश नीति से संबंधित जो निदेशक तत्व हैं वो कहां शामिल हैं, 51 में शामिल है। ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका एक विस्तार से लेकिन कम समय में डीपीएसपी कंप्लीट किया गया बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से क्वेश्चन आते ही हैं, और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं अब तक पूछे गए हैं उसी को हमने इस लेक्चर में शामिल किया है। फालतू की 36 से लेकर के 51 तक सारे अनुच्छेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन अनुच्छेदों पर चर्चा किया गया है जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।